70 बीपीएससी की एग्ज़ाम देने के समय में जब आप पीटी दीजिएगा तब आपको फील होगा कि मैंने कितना अच्छा यहाँ से चीज़ें पाई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल का इतिहास देख रहे हैं और अगला हम लोग का वीडियो हो जाता है 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिहार स्पेशल में जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप हमारा डेली का अगर एक भी एपिसोड आप नहीं छोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम देने के समय में जब आप पीटी दीजिएगा तब आपको फील होगा कि मैंने कितना अच्छा यहाँ से चीज़ें पाई है। तो चलिए हम लोग काम की बात करते हैं, है ना, क्योंकि वर्क पे ही भरोसा करना चाहिए। ये 63 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से पूछा जा रहा है। कौन थे? एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन प्रसाद मिश्र। कौन कौन हो जाएंगे? तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। आंसर इसका ई हो जाता है। ई संविधान सभा में, यानी कि बिहार से संविधान सभा में जो सदस्य शामिल थे उन लोगों में ये जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाता है। बिहार से संविधान सभा में 36 लोग शामिल थे। 36 सदस्य बिहार से चुने गए थे। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा का गठन, है ना, संविधान सभा का गठन जो है यह गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को होता है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 36 जो सदस्य हैं वह बिहार के चुने जाते हैं। 36 सदस्य जो हैं वह बिहार के चुने जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो गठन होता है उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सिन्हा को बनाया जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी 9 दिसंबर को। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है इनको बनाया जाता है। बहुत सारे सदस्य हैं। हमने कहा था कि 36 सदस्य बिहार से चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, है ना। उसके बाद हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और उसके बाद जगजीवन राम भी हो जाते हैं, है ना। जगजीवन राम भी हो जाएंगे यहाँ पे, और जगजीवन राम के साथ श्यामानंदन प्रसाद मिश्र भी हो जाते हैं, एन सिन्हा भी हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, है ना, लेकिन कुछ जो जाने पहचाने जो नाम हैं, जो प्रसिद्ध हैं, है ना, उन्हीं लोगों के बारे में पूछा गया है। यानी कि सदस्यों की संख्या टोटल कितना रहता है? बिहार से 36 लोग सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। बिहार से सदस्य जो शामिल हैं संविधान सभा में निम्नलिखित है। अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, श्यामानंदन प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, जगजीवन राम हो जाते हैं, सिन्हा भी हो जाते हैं। ये सारे नाम आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान सभा का जो प्रारूप जो तैयार हुआ, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रारूप सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया जाता है। और यह प्रारूप तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीना, है ना, और 18 दिनों में यह प्रारूप तैयार होता है।
ये जो प्रारूप है वह तैयार होता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में तैयार होता है प्रारूप, संविधान सभा का प्रारूप ये तैयार होता है ना। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के द्वारा इसे अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया जाता है ना। और एक चीज़ और भी है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 का वो दिन है। 24 जनवरी 1950 का वो दिन है जो संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है। यहीं पर हस्ताक्षर किया जाता है संविधान पर। और 2 दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान जो है लागू कर दिया जाता है। यह लागू हो जाता है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। बिहार हेराल्ड जो है यह आरंभ किया गया था 1872 में किन के द्वारा। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यह 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया था। इसे प्रारंभ किया गया 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है। देखिए बिहार हेराल्ड जो है यह प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। यह प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। अंग्रेजी समाचार पत्र हो जाता है जिसका संपादन बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया है ना। बिहार हेराल्ड का किया जाता है। यहीं पे हो सकता है आपसे पूछे कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो प्रथम हिंदी अगर समाचार पत्र की हम लोग बात करें यहाँ पे तो बिहार बंधु हो जाएगा। प्रथम हिंदू समाचार पत्र बिहार है ना, बिहार बंधु हो जाता है, बिहार बंधु। और बिहार बंधु का जो प्रकाशन हुआ 1874 में किया गया है। बिहार बंधु का प्रकाशन 1874 में किया गया और यह किया गया पंडित मदन मोहन भट्ट के द्वारा। मदन मोहन भट्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। मदन मोहन भट्ट के द्वारा प्रयास किया गया, इसको बिहार बंधु को चलाया गया। यानी कि बिहार बंधु जो है प्रथम हिंदी समाचार पत्र हो जाता है और प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड हो जाएगा, जिसको प्रारंभ किया गया बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम उर्दू अखबार, उर्दू समाचार पत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको नूरुल, ये हो जाएगा नूरुल अनवार नाम हो जाता है इसका, नूरुल अनवार नाम है। और यह प्रथम उर्दू समाचार पत्र है, उर्दू समाचार पत्र। और ये नूरुल अनवार का जो प्रकाशन हुआ, यह प्रकाशन हुआ आरा से प्रकाशन इसका होता है। यह प्रथम उर्दू समाचार पत्र है और इसको प्रारंभ किया मोहम्मद हाशिम के द्वारा। इसको प्रारंभ किया गया मोहम्मद हाशिम के द्वारा प्रारंभ किया गया, हाशिम के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न अगर पूछे कि प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन हो जाएगा, नूरुल अनवार हो जाता है। नूरुल अनवार का प्रकाशन आरा से होता है मोहम्मद हाशिम के द्वारा, है ना, मोहम्मद हाशिम के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखा जाए, 33 नंबर सवाल है और यह 63 बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है। और ये मोहम्मद यूनुस जो हैं यह इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं।
ये जो नेता बने यहाँ पे, जो मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री जो बने थे मोहम्मद यूनुस, ये इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित है, इंडिपेंडेंट पार्टी से ये बिलोंग करते थे यहाँ पे। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व इन्होंने किया था। बाद में कांग्रेस भी विरोध करने लगी और वहाँ की जनता भी विरोध करने लगी। तब मोहम्मद यूनुस ने 1937 में ही त्यागपत्र दे दिया। तब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, 1937 में ही ये त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद यहाँ का जो राज्यपाल है, राज्यपाल ने श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल गठित करने के लिए बुलाया, मंत्रिमंडल गठित करने के लिए बुलाया। लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने राज्यपाल से कहा कि यदि आप हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तभी हम यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तब वहाँ के राज्यपाल ने वादा किया कि ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तब जाकर के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल गठित करते हैं, तब जाकर के ये मंत्रिमंडल गठित करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इसी समय सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और वायसराय ने बिना कांग्रेस की इजाज़त से ये बोल दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी शामिल है। इसके विरोध में कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल थे सारे लोग त्यागपत्र दे दिए। इसमें श्री कृष्ण सिंह ने भी इससे त्यागपत्र दे दिया, है ना, इससे त्यागपत्र दे दिया। बाद में मार्च 1946 में फिर से चुनाव होता है, पुनः चुनाव होता है और इस चुनाव में ये भारी मत से जीतते हैं, है ना, और स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह बनाए जाते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे बनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 63 में पूछा गया सवाल है ये, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, प्रश्न भी देखिए 34 नंबर, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? किसको माना है ना? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या लॉर्ड मिंटो को, या लियाकत अली खान को? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। क्या हो जाएगा 34 का, है ना। तो 34 का आंसर देखिए, ये लॉर्ड मिंटो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा 1909 ईस्वी में एक एक्ट आई थी जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 में एक एक्ट आया था जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, है ना, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मिंटो सुधार कहते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार में? तो पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली यहीं पे दिया गया था। प्रथम पृथक निर्वाचन, है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है मुसलमानों को यहीं पे दिया गया था। यानी कि यहाँ पे पृथक मताधिकार दिया गया, पृथक मताधिकार दिया गया मुसलमानों को, सबसे पहले इनको दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को लगा कि नहीं, है ना, राजेंद्र प्रसाद को लगा कि ये काम जो है अंग्रेजी सरकार करती है। यानी कि लॉर्ड मिंटो को उन्होंने क्या कहा, ये जन्मदाता माना। और यही पृथक जो मार्ले मिंटो सुधार हम लोग देख रहे हैं, बाद में चलकर 1919 के एक्ट में इसका विस्तार भी कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस एक्ट ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा कर दिया। और इतना ही नहीं, जो हम पाकिस्तान आज देखते हैं इसी का देन है, 1909 के अधिनियम का ही देन है जो पाकिस्तान का निर्माण हम लोग आज देखते हैं, इसका इसी का देन। यानी कि विभाजन जो है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, इसकी जड़ें हमें 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दिखाई देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल है यहाँ पे। चलिए 35 नंबर देखेंगे हम लोग। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? नामकरण कब किया गया, है ना। 35 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा 35 नंबर। प्रश्न एक बार देखिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था, है ना। 35 नंबर सवाल है और इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाता है, ई आंसर हो जाएगा। यानी कि 1948 के पहले जो आज गांधी मैदान हम लोग पटना में जो देख रहे हैं गांधी मैदान, उसका नाम पटना लॉन था। उसका नाम जो है वह पूर्व में 1948 के पहले इसका नाम जो है पटना लॉन था। महात्मा गांधी बिहार में पहली बार 1917 में आते हैं चंपारण में। 1917 में चंपारण आते हैं और चंपारण सत्याग्रह के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है और यह आंदोलन उनका सफल भी होता है। बाद में जब 1918 में जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1918 में, तो यह पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जन आयोजन किया जाता है। पटना में 1918 में एक जन आंदोलन किया जाता है और आपको पता होगा 30 जनवरी 1948 को इनकी महात्मा गांधी की हत्या कर दिया जाता है। यानी कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद, इस पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया जाता है। अभी अगर आप जाइएगा तो वर्तमान में 2013 में एक स्टैच्यू बना, यहाँ पे एक प्रतिमा बना है 2013 में, जो 70 मीटर ऊंची है। 70 मीटर ऊंची प्रतिमा है महात्मा गांधी का, है ना। आप लोग अगर घूमते होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। 2013 में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया, 70 मीटर यह ऊंची है। यानी कि पटना लॉन का जो नाम है 1948 के पहले था, बाद में इसका नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखा जाए। 36 नंबर सवाल। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? जिलों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। तो जिलों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है ना। 1995 की बात है, अभी की बात है। 1995 में जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। जब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ, तब उस समय यहाँ पर, है ना, 18 डिस्ट्रिक्ट थी। कितने चलिए आगे हम आपको बताते हैं, है ना। यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जब बंटवारा हुआ, है ना, झारखंड का, तो झारखंड के पास 18 डिस्ट्रिक्ट था और बिहार के पास 37 डिस्ट्रिक्ट बचा। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ना कि अभी बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो नया डिस्ट्रिक्ट बना 38वां, जिसका नाम है अरवल। अरवल नाम है इसका। और यह अरवल जो बना, यह जहानाबाद को कट करके बनाया गया था। अभी जो वर्तमान में हम लोग 38 ज़िला देख रहे हैं, अभी एक और ज़िला बनाने की प्रोसेस में है, जिसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ को 39वां ज़िला बनाने की बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर सवाल। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। इसको आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शेर शाह ने बनाया था। आपको पता है 1541 ईस्वी में शेर शाह ने यहाँ पे एक मजबूत किला का निर्माण किया था। एक मजबूत किला का निर्माण किया था इसका यहाँ पे। फिर इस पटना को बाद में इसने अपना राजधानी बना ली। पहले इसका नाम, अगर नाम हम लोग देखेंगे पटना का, तो इसको कुसुमपुर भी कहते हैं, पुष्पपुर भी कहते हैं, अजीमाबाद भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र की बात अगर करें हम लोग, तो पाटलिपुत्र को बसाया अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया। लेकिन पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई वो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने ही मगध की जो राजधानी थी
पाट यानी कि गिरिब्रज से, राजगिरी से स्थानांतरित करके वह पाटलिपुत्र में लेकर के यहाँ पर बसा दिया। इसने किया था, ये उदयन के द्वारा ये किया जाता है ना। और इसी पाटलिपुत्र में, उसके बाद इसी पाटलिपुत्र में आप देखते हैं यहाँ पे आपको मगध, नंद, मौर्य, यहीं से वो शासन करते हैं और मौर्य तो अखंड भारत में राज करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया? तो राजगीर में ये करवाया था। राजगीर में, कहाँ पे? रत्नगिरी पर्वत पर। राजगीर में करवाया था, रत्नगिरी पर्वत पर, रत्नगिरी पर्वत पर ये करवाया था विश्व, है ना, विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा ये करवाया जाता है। अच्छा, ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं राजगीर, इसी राजगीर को गिरिब्रज भी कहा जाता है ना, गिरिब्रज भी कहा जाता है। और गिरिब्रज में प्रथम जो राजधानी बनाया वो हर्यक वंश ने बनाई थी। हर्यक वंश ने इसकी राजधानी बनाई गिरिब्रज में, और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। यहीं पे किया गया बौद्ध संगीति का आयोजन। और इस राजगीर में हम लोग जो अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जापान के द्वारा प्रत्येक साल यहाँ पर एक पर्व मनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो है बौद्ध जो धर्म के जो कंट्री हैं वो सर्वाधिक पैसा देते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए देते हैं। 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं, बहुत सारे करोड़ों रुपए यहाँ पे मिलता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है यहाँ पे, आपको बता दें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ का जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण हैं ना, इन सारे पैसों को लेके चले जाते हैं। और जो बौद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं ऐसे ही देखते रह जाते हैं, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ निर्मित किया गया, यहाँ पे विश्व शांति स्तूप का जो निर्मित किया गया, यह 1969 में, है ना, इसका निर्माण जो है 1969 में किया गया, 69 में किया जाता है। और अभी जो हम लोग मंदिर जो विश्व शांति स्तूप देख रहे हैं, यह 120 फीट है, 120 फीट ऊंची मूर्तियां हैं। और इस विश्व शांति का जो स्तूप का जो निर्माण करवाया, वह जापान बौद्ध के अध्यक्ष थे जिनका नाम था नीची दत्सु, है ना, फूजी नाम था इनका, फूजी। इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया विश्व शांति स्तूप का। जापान के बौद्ध जो अध्यक्ष थे, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना, 39 नंबर क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था, 1916 में किया गया था, है ना। और आपको पता होगा 1912 में ही बंगाल से अलग होकर के बिहार अलग हुआ था, अलग प्रांत के रूप में हुआ था। और संयुक्त रूप से इसका गठन हुआ था बिहार और उड़ीसा के रूप में। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होता है ना। और यहीं पे 1916 में ही एक लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। बाद में आप देखिएगा 1 साल के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे होता है। विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं पे होता है। और यहाँ पर कहा जाए तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका नाम है सर एडवर्ड चामियार नाम है इनका, चामियार, है ना, चामियार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो है इसी में देखिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो देखिए। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे सर सैयद फजल अली, ये फजल अली हो जाते हैं। और फजल अली जो है पटना उच्च न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है रेखा मनहर,
रेखा मनोहर लाल देसित नाम है, देसित है ना। प्रथम ये महिला, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होती हैं रेखा मनोहर लाल देसित, ये हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, है ना। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम हो जाएगा आनंद पांडे। गुरु का नाम आनंद पांडे हो जाता है। और बिरसा मुंडा का जो जन्म है वह जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है, चलकंद गांव में होता है। इनका जन्म चलकंद गांव में होता है, चलकंद गांव। और यह चलकंद गांव जो है, यह चलकंद गांव और रांची में है। यहीं पर इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1874 को। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का, है ना, बिहार से झारखंड जो है अलग हो गया। कब? 15 नवंबर को, है ना। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, पिता का नाम सुगना मुंडा था, है ना। और माता का नाम यहाँ पे कर्मी मुंडा था, कर्मी मुंडा था माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम था। बाद में जब छोटे थे तभी से इनके माता पिता चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़े। तब उन्होंने जब ईसाई स्कूल में जब इनका एडमिशन हुआ, तब वहाँ से प्रभावित होने के बाद यह ईसाई धर्म को अपना लिए, ईसाई धर्म को ये अपना लेते हैं, है ना। इनको बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ रहता है, बांसुरी बजाने का शौक़ बहुत रहता है। और एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो 15 वर्ष की उम्र में स्कूल से इनको निकाल दिया जाता है। बिरसा मुंडा को 15 वर्ष की उम्र में स्कूल से निकाल दिया जाता है। बाद में यह धर्म को, ईसाई धर्म को त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद वो आनंद पांडे के पास पहुंचते हैं, है ना। और आनंद पांडे को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। यहाँ पर 3 फरवरी 1900 की बात है। 3 फरवरी 1900 को सफरा गांव में के बगल में एक जंगल है, वहाँ से सोते हुए इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 9 जून 1900 को ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है 25 वर्ष की उम्र में। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी मृत्यु 25 वर्ष की उम्र में हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।